हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस 1 का 4th चैप्टर, दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा 3rd लेसन, बहुत ही ईजी चैप्टर था। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एक जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर आप लोग बोल सकते हो। तो अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाए और उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसे हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास ना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर करंट को कैरी कर सकता है तो उसे हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर, कैरी नहीं करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे बैड कंडक्टर। तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इंसुलेटर्स जो होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसी के कारण जो करंट होता है वो फ्लो नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि आयरन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम लोग एक पीस उठाते हैं आयरन का ग्राउंड पे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आयरन ज़मीन पर रहता है तो नेट फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़ीरो होता है। जब फ्लो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कैरी ही नहीं होगा, इसी के कारण हमें शॉक नहीं लगता है। तो हो सकता है कि आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। ये सब इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जैसे यूज़ योर ब्रेन पावर, कैन यू रिकॉल, ये सब इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो इन सभी पर आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। अभी पहले हम लोगों ने थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, फिर लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। अब द रीज़न बिहाइंड द ऑब्जेक्ट्स बिकमिंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज इज द ट्रांसफ़र ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट से नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाता है तो उससे वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ा था। इस साल हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ़्लो होता है, इलेक्ट्रिक मोटरों के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को अप्लायंसेस के कुछ फ़ोटो दिए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वो ज़्यादातर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फ़ैन और डोरबेल दिख रहा है ये चलता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से प्रोड्यूस होगा। और ये हीटिंग इफ़ेक्ट, मतलब कि जब हीट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से तो ये प्रोड्यूस होगा। ये सभी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से चलते हैं, ये हीटिंग इफ़ेक्ट से चलता है। तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और हीटिंग इफ़ेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में सब लोग याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है और ऐसे वो फ्लो होते रहता है। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सेल, मतलब इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल से। जैसे आप लोग देखें तो यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों पॉइंट्स। तो द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क VABQ इज़ परफॉर्म्ड। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है हम लोग का? एनर्जी। एनर्जी मतलब Q, मतलब कि एनर्जी जो दे रहा है चार्ज को, तो चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। और जो वर्क डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस A से B के बीच में हो रहा है, तो VAB। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक डेरिवेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले पावर जो है, मतलब पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लोगों ने निकाला, वो निकला ये। तो वर्क की जगह हम लोगों ने ये रख दिया। ये रखने के बाद VQ अपॉन T हो गया। तो अगर मुझे I निकालना है, उसके बाद जो Q अपॉन T था ये बन गया I। कैसे बना वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि वर्क का फॉर्मूला हो गया VQ, V का फॉर्मूला हो गया IR, Q का फॉर्मूला हो गया IT। इतनी चीज़ों को याद रखें। अब प्रॉब्लम होगी कि भाई याद कैसे रखें। तो W का दोस्त है विक्की, W का दोस्त विक्की, विक्की है वीर, VIR। क्यों? क्योंकि वो ईट करता है, मतलब खाता है।
तो इन तीनों बेसिक फार्मूले को याद रखें। अब यहाँ पे Q अपॉन टी आई कैसे हो गया, उसके लिए थर्ड फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू आई टी। टी को मैं अगर नीचे ले जाऊँ तो Q अपॉन टी इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो इस तरीके से Q अपॉन टी यहाँ पे था वो कन्वर्ट हो गया आई में, तो वी आई हो गया। अभी जो आई हम लोगों ने निकाला वो Q अपॉन टी हो गया, मतलब यहाँ पे वही बताया गया कि Q अपॉन टी आई होता है, इसलिए ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद अगर एनर्जी सेल प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम में वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके साथ हम लोग टाइम को भी जोड़ देंगे। तो हम लोग इसके साथ टाइम भी जोड़ देंगे, तो H मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू P इंटू टी। फिर उसके बाद पावर का फार्मूला हम लोग का आ गया जो कि हम लोगों को मिला था VI, फिर उसके साथ आ गया T। अब मैंने दूसरा फार्मूला आप लोगों को बताया था, फार्मूले नोट करते चले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था V इज इक्वल टू IR, तो IR और उसके साथ IT, तो लास्ट में आई स्क्वायर हो गया और RT। इस तरीके से यहाँ पे डिराइव किया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में आंसर मिला आई स्क्वायर RT, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। और इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब हीटिंग इफेक्ट से किस तरीके से एनर्जी फॉर्म पता कर सकते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग। अब इसमें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट कैसे फाइंड की जाती है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले लेसन में आपको बताया था कि यूनिट फाइंड करने के लिए सबके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर कट पिट होके कुछ ना कुछ यूनिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ है, वोल्ट इंटू एम्पियर हुआ है, ये यूनिट्स हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पियर है। तो उसके बाद 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हुआ, और जो 1 वोल्ट होता है वो इक्वल होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब के, और जो एम्पियर होता है वो इक्वल होता है 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड के। तो 1 कूलम्ब कट गया तो बचा 1 J अपॉन S, और इसका फार्मूला होता है W, वाट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। ये छोटा सा डेरिवेशन था, तो इसे आप लोग याद रखें। तो एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो होती है वो तो आप लोग को अब पता चल ही गया होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ़्लो होती है, जिससे हम लोगों ने ये डिराइव करके ये निकाला। अभी हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द करंट। एक रेजिस्टर अगर हम लोग लगा दें इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी। इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप लोग को सर्किट दिया हुआ है, अगर इसमें मैं एक रेजिस्टर लगा दूं, रेजिस्टर लगाने के बाद जब यहाँ से करंट आएगा तो वो रेजिस्टर उस करंट को रोकेगा, तो करंट अपना और प्रेशर मारेगा। प्रेशर के कारण जो रेजिस्टर होगा वो गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण वो हीट हो जाएगा। तो ये बार बार हीट होके वो हीटिंग इफेक्ट देगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट प्रोड्यूस होगी इससे। अब जैसे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, वाटर बॉयलर हो गया, ये सभी किस इफ़ेक्ट से चलते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट से चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिनकी हायर रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी मतलब वो रेजिस्ट कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे करंट को, तो वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कॉयल बनता है नाइक्रोम का, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर कुकर में, और जबकि एक टंगस्टन वायर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। अभी टंगस्टन का आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ये रहा। तो ये आपका बल्ब है, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो यहाँ पे आपका टंगस्टन है, टंगस्टन उसको रोकेगा, फिलामेंट जो होगा उसका वो उसको रोकेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा। और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है, वैक्यूम। उसके बाद जब वो उसको रोकेगा, जो टंगस्टन होगा, तो रोकने की वजह से उसके जो फिलामेंट होंगे वो ग्लो होने लगेंगे, बल्ब जलने लगेगा। जलने क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण फिलामेंट जलने लगेगा बहुत ज़्यादा हीट होके, और फिर हम लोगों को लाइट मिलेगी। और हम लोग टंगस्टन वायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका मेन तो 3380 होता है, सबका अलग अलग होता है। टंगस्टन के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब अलग अलग इसके मिलेंगे आपको मेटल्स, बट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3300 से 3500 के बीच में होता है। यहाँ पे 3400 दिया है नियरली। तो टंगस्टन का ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि अगर आप लोग लाइट बल्ब को 4 साल तक जलाए रखोगे तो भी ये नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचने वाला है। तो इसीलिए हीटिंग इफ़ेक्ट, मतलब कि
3400 डिग्री सेल्सियस तक कभी वो गर्म ही नहीं होगा, तो मेल्ट नहीं होगा। और अगर मेल्ट नहीं होगा तो सही है सब। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं टंगस्टन। बाकी सब जो होंगे वो 100 डिग्री सेल्सियस 150 तक मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, और इसी के कारण हम लोग यूज़ करते हैं टंगस्टन। अब यहाँ पे हम लोग को कॉइल दिया गया है। कॉइल जो होता है वो कॉपर वायर का होता है, और कॉपर वायर को अगर हम लोग ऐसे लूप करें, लूप करने के बाद एक कॉइल तैयार हो जाएगा। कॉइल को हम लोग यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होती है वो होती है 1 वाट, जो कि बहुत ही छोटी होती है। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली 1 किलो वाट यूज़ करते हैं ओरिजिनल लाइफ में। और जो 1 किलो वाट आर होता है वो होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। तो उसके बाद हम लोगों को मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि 1000 पे 10⁻³ था, और फिर इसके ऊपर 36 इंटू 10⁻² था। तो 10⁻² को 3 बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ हो गया। मैथ्स आपका अगर अच्छा होगा तो आप लोगों ने समझा होगा। हाँ, सेवरल टाइम्स वी हियर रीड अबाउट अ बिल्डिंग कैचिंग फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। कई बार हम लोगों को खबर मिलती है कि बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा क्यों होता है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समटाइम्स इफ़ वी स्विच ऑन एन इक्विपमेंट इन आवर हाउस द इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर मेल्ट्स, इलेक्ट्रिकल सप्लाई शट डाउन। लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉज ब्रीफली। अब यहाँ पे फ्यूज़ वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल सप्लाई डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, और जिसके कारण हो जाता है शॉर्ट सर्किट। ये हमारा एक्चुअली बोर्ड होता है, ये बटन्स हो गए, ये आपका मेन स्विच, और इसमें एक यहाँ पे फ्यूज़ वायर लगा हुआ रहता है, छोटा सा पतला सा रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ से 2 वायर्स निकाले जाते हैं, बटन्स में आके कनेक्टेड रहते हैं, और एक वायर यहाँ से कनेक्टेड रहता है, और फिर इसके बाद ये लोग बटन से कनेक्टेड रहते हैं। तो उसके बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आने के बाद ये फ्यूज़ वायर को कभी कभी मेल्ट कर देता है, जिसके कारण वो एकदम जल जाता है। तो होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो होता है वो कंसिस्ट करता है लाइव वायर का, न्यूट्रल वायर का, और अर्थ वायर का। लाइव और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। अर्थ वायर जो होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है ड्यू टू अ फॉल्ट इन द इक्विपमेंट, और इफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर गिव्स अवे। लाइव और न्यूट्रल वायर पे प्लास्टिक कोटिंग होती है, और अगर ये प्लास्टिक कोटिंग किसी तरीके से ख़त्म हो गई तो दोनों वायर कांटेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पास पास में होते हैं। और अगर एक बार कांटेक्ट में आए तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर उसके पास कोई कपड़ा या फिर कोई प्लास्टिक या फिर कोई लकड़ी है तो उस पर आग लग जाएगी। इसीलिए जो फ्यूज़ वायर होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं प्रिकॉशनरी मेज़र के लिए। जैसे मैंने बताया कि ये बोर्ड है आपका, और ये है आपका मेन स्विच, यहाँ पे आपका फ्यूज़ वायर लगा हुआ रहता है छोटा सा, इसके कारण ही इलेक्ट्रिक करंट आगे जाता है फ्यूज़ वायर से। अब जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो हीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस होने से फ्यूज वायर जल जाएगा। जलने के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट आगे भेजेगा ही नहीं, और आगे भेजेगा ही नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं। अगर आपको इसे और डिटेल में जानना है तो आप लोग गूगल पे जाएं, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड, हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस का जो बोर्ड होता है उसका स्कीमेटिक डायग्राम देखें। वो डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना मैं ही बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर या कभी और। तो इसी तरीके से फ्यूज़ वायर काम आता है हम लोग को। और जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण सर्किट ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MCBs यहाँ पे दिए गए हैं। MCB जो होता है वो जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो खुद ही अपना स्विच ऑन करता है और करंट को स्टॉप कर देता है। पहले तो फ्यूज़ वायर यूज़ होते थे, बट आजकल MCB यूज़ होता है। MCB खुद ही डाउन कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन कर देता है, जिसके कारण कोई शॉर्ट सर्किट, कोई ओवरलोडिंग नहीं होती है। अब ओवरलोडिंग क्या होती है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। Many times, particularly in the summer season, huge electrical power is used in the evening due to home lighting, fans, air conditioners, use of electricity in the shops, etc. समर सीज़न में ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो उस समय लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे लाइट के लिए, फ़ैन के लिए, एसी के लिए, तो कूलर के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है शॉप्स में भी। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इनका, और इसके कारण एक्सेसिव करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। अब
इसके कारण जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत ही ज़्यादा करंट उसको छोड़ना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है ट्रांसफार्मर की, उतनी उसकी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो इतना इलेक्ट्रिक करंट वहाँ तक भेज पाए, तो उसका जो फ्यूज वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और सप्लाई शट डाउन हो जाता है। और ऐसा इवेंट तब होता है जब ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग मतलब कि कुछ फॉल्टी अप्लाइंसेस को आप लोग लगा दें, जैसे ऐसे अप्लाइंसेस जिनका कोई लीगल नहीं है, वो मतलब वो शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग में आ सकते हैं। जिनके अभी जैसे मोबाइल ले लें हम लोग, तो कोई लो क्वालिटी की मोबाइल को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो वो तुरंत गर्म होने लगती है। तो ऐसा ही कभी कभी होता है कि कुछ और फॉल्टी अप्लाइंसेस को अगर हम लोग लगाएं प्लग, तो उसके कारण वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। बट अगर अभी हम लोग लगातार 10 मोबाइल को चार्ज पे लगाए हुए हैं, तो उसके कारण जो सप्लाई होगा वो ओवरलोड हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे ओवरलोड का मतलब ज़्यादा लोड हो जाएगा, जिसके कारण वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम लोगों को कई बार खबर आती है कि ट्रांसफार्मर जल गया है। तो इसीलिए आजकल एमसीबी यूज़ करते हैं कि जब ज़्यादा करंट फ्लो हो तो वो रोक दे करंट को। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज़ेज़ हैं जो यूज़ होते हैं आजकल। ज़्यादातर ये वाला हम लोग को घर पे अपने दिखता है। जैसे यहाँ पे एक फ्यूज़ वायर लगा हुआ रहता है और फ्यूज़ वायर मेल्ट होता है और करंट को स्टॉप कर देता है। तो ये न्यूमेरिकल है दोस्तों हम लोग का। न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फ़िलहाल जो यहाँ पे आंसर्स आए हैं वो आंसर्स थोड़े से रॉन्ग है। ये वाला राइट है, ये वाले आंसर जो आए हैं वो थोड़े से रॉन्ग है। मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स लेसन के बीच में से भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के भी सॉल्व करेंगे और आपको पूरा की बताऊंगा, मतलब किस तरीके से आप लोग आसानी से ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ऑन कर रहे हैं तो उसके आजू बाजू, वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर एक मैग्नेट को हम लोग मूव करें और उसको मूव करते जाएं तो उसके बाद एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, जैसा मैंने बताया था 5th लेसन में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। कार्डबोर्ड में अभी सर्किट लगाया गया है और उसमें एक थिक कॉपर वायर रखा गया है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो, और एक कार्डबोर्ड रखा गया है, उस पर थोड़े से आयरन फीलिंग मतलब छोटे छोटे लोखंड के टुकड़े रखे गए हैं। और फिर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा रहा है। पास करने के बाद वो यहाँ से जा रहा है। यहाँ से जाने के बाद जो आयरन फीलिंग को हम लोगों ने ऐसा इधर उधर स्प्रेड किया था, वो एक लाइन में आ गए और ऐसा गोले में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब कई सारे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। यहाँ पे आप लोग देखें कि आयरन फीलिंग किस तरीके से लाइन में सेट हो गए हैं, जबकि लाइन में सेट नहीं थे, वो यहाँ वहाँ स्प्रेड थे, बट अभी वो लाइन में सेट हो गए हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आया। मैग्नेटिक इफेक्ट आने के कारण ही तो वो आयरन अट्रैक्ट हुए और ऐसे लाइन से आ गए। तो इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी के बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आया, उसे हम लोग ये तो नहीं समझ पाए कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हुआ। ये तो हम लोग समझ गए कि पॉजिटिव से प्रोड्यूस हुआ, बट जो आयरन फीलिंग का जो डिस्टेंस है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है, वो यहाँ से यहाँ है या फिर यहाँ से यहाँ है, उसमें हम लोग कन्फ्यूज्ड थे। तो उसको पता करने के लिए आया राइट हैंड थंब रूल। इसको मैक्सवेल कॉक्स स्क्रू रूल भी बोलते हैं। तो ये कन्वीनियंट रूल होता है जिससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो राइट हैंड को अपने आगे रखें आप लोग, और उसके बाद ये कॉपर वायर आप लोग देख रहे होंगे। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है नीचे की तरफ। तो राइट हैंड को आप लोग ऐसे पकड़ें और थंब को अपना नीचे रखें, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अगर आप लोग अपने, ये रहा आपका हाथ, ये रहा आपका थंब को नीचे रखें और फिर उसके बाद उंगलियाँ, आपकी उंगलियाँ जिस तरफ मुड़ी रहेंगी वो है आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपकी उंगलियाँ इस तरीके से मुड़ी हुई हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उंगलियां इस तरफ मुड़ी हुई हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जनरेट होती है। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जनरेट होती है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ वो आ रही हैं।
तो इस रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में आपको कुछ भी लिखने आया तो आप लोग लिखेंगे कि राइट हैंड जो है वो शो करता है इलेक्ट्रिक करंट, और जो फिंगर्स हैं वो शो करती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट से, किस तरीके से वो हमें बताया गया है। तो एक कार्डबोर्ड लाओ आप लोग, कार्डबोर्ड में आप रखो थोड़ी थोड़ी आयरन फिलिंग्स, ठीक है। आयरन फिलिंग्स रखने के बाद दोनों तरफ आप लोग रखो, और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक सर्किट से आप लोग उसे कनेक्ट करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट से आप लोग उसे कनेक्ट करो, उसमें फिर एक सेल लगाओ पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर उसमें आप लोग करंट फ्लो करो। और जब आप लोग करंट फ्लो करेंगे तो वो पॉजिटिव से जाएगा, और फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से फिर चला जाएगा। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा होल था जिससे हम लोगों ने कॉपर वायर को नीचे लाया, ऊपर ले जाके फिर वो यहाँ पे आया, फिर यहाँ आ गया। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ, फिर वो फ्लो हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे यहाँ आया। तो ये बार बार जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक लाइंस उसको हम लोग बोलेंगे, जब आयरन फिलिंग्स लाइन से अरेंज हो जाएंगी। और जब दोनों तरफ अरेंज हो जाएंगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, एक मैग्नेट बीच में बन जाएगा, मतलब एक चुंबक बन जाएगा बीच में। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे एक मैग्नेट बन जाएगा। दो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फील्ड को रखेंगे तो बीच में एक मैग्नेट बन जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, जिसका यूज़ हम लोग करेंगे तो वो यूजेबल होगा। अगर हम लोग उससे किसी लोखंड को अट्रैक्ट करेंगे तो होगा। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। कॉपर वायर का हम लोग लूप बनाएं, मतलब उसको बार बार मोड़ें और फिर उसके बाद इस तरीके से उसको जोड़ दें। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लाना है एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में यहाँ पे 2 होल करने हैं आप लोग को। फिर उसके बाद कॉपर वायर लाना है, कॉपर वायर को आप लोग को कनेक्ट करना है ऐसे इन होलों से पास करके। उसके बाद आप लोग को लाना है इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि एक बैटरी लाना है और वायर लाना है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सेल लगा देना है। सेल लगाने के बाद यहाँ पे आयरन फिलिंग्स तो आपको रखना ही है, और फिर उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे कोई लोहा लाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो वही हम लोग को बताया गया था। तो जो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड होती है करंट पे। अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरेट कर सकते हैं सोलेनॉइड से। अब सोलेनॉइड क्या होता है उसका डेफिनेशन आप लोग देख लें। व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड, मतलब लपेटते हैं उसको, इन अ चेन ऑफ लूप्स, इट इज़ कॉल्ड ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का डेफिनेशन याद रख लें। तो अगर इसको स्प्रिंग की तरह हम लोग रोटेट करके रखें तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मतलब कि एक सोलेनॉइड बनेगा। तो सोलेनॉइड बनने के बाद यहाँ पे जो नॉर्थ से साउथ मैग्नेट जा रहा है उसके कारण आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। तो सोलेनॉइड से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार रीड करते हैं। वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स आर प्रोड्यूस इन अ पैटर्न। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सोलेनॉइड से, तो सोलेनॉइड एक कंडक्टर है, तो उसके आजू बाजू, जैसा मैंने कहा कि हमारे घर के भी जो वायर हैं उनमें अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो यहाँ आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो वैसा ही यहाँ पे भी होता है। तो मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई जब हम लोगों ने सोलेनॉइड से पास किया इलेक्ट्रिक करंट। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मैग्नेट्स पास हुए, मतलब अट्रैक्ट होते हैं। अब बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर एक कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है तो उस पर कौन से फोर्स एक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो पढ़ते हैं। वेन एवर अ करंट इज़ नॉट फ्लोइंग थ्रू द वायर इट रिमेन्स स्ट्रेट। अगर एक वायर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रेट रहता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पोजीशन ए, ये है आपका वायर, तो ये एकदम स्ट्रेट है क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आप लोग टेक्स्ट बुक भी ओपन करके रखें। When the current flows from top to bottom, the wire bends and comes into position C. अगर टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो तो वायर इस तरीके से बेंड हो जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से बेंड हो जाएगा अगर ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हुआ। जैसे सी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ए एकदम सिंपल था, सी में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे मैग्नेट लगाया गया है उसी के लिए। अब
नेक्स्ट कहा गया है अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, मतलब बॉटम से टॉप कर दें, तो वायर बी के पोजीशन में आ जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर अगर करंट भेजें तो वो इस तरीके का हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम लोगों ने टॉप से बॉटम किया तो ये रिपल किया, मतलब अट्रैक्ट नहीं हुआ, जिसके कारण मैग्नेट से दूर गया और इस तरीके का हो गया। जब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो वो सीधा था। बट जब हम लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ करंट भेजा तो हम लोगों ने नॉर्थ से साउथ की तरफ भेजा, जिसके कारण नॉर्थ और साउथ यहाँ पे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरीके से ये बी पोजीशन में इस तरीके से बेंड हो गया। तो वही यहाँ पे बताया गया, हियर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन द एक्सपेरिमेंट इट इज नोटेड दैट व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। मतलब अगर एक करंट फ्लो करे कंडक्टर से और उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, तो एक फोर्स आता है कंडक्टर पे, एक अट्रैक्शन आता है कंडक्टर पे। और अगर हम लोग डायरेक्शन रिवर्स करें तो जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ पोल के पास आ जाता है, जिसके कारण अट्रैक्ट हो जाते हैं वो लोग। तो यही एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये बताया गया है। तो इन बातों को आप लोग याद रखें, सिर्फ याद रखें कि जब करंट टॉप से बॉटम होगा तो ऊपर से नीचे करंट जाएगा, ऐसा हो जाएगा सी, और नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा उल्टा सी, सीधा सी और यहाँ पे उल्टा सी। और जब करंट नहीं फ्लो होगा तो पोजीशन ए में रहेगा। तो ये आपको डायग्राम दे देगा और फिर पूछेगा व्हाट विल हैपन इफ द करंट इज फ्लोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड नेक्स्ट टाइम पूछेगा बॉटम टू टॉप, और थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हुआ तो उसके बाद हमें ये नहीं पता चल पाया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है और करंट का डायरेक्शन क्या है, वो हमें पता नहीं चल पाया। तो उसी को पता करने के लिए आए फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने कहा कि आपके हाथों की जो उंगलियां हैं उसको इस तरीके से स्ट्रेच करो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर मंजे, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, मतलब इस तरीके का राइट एंगल। तो इन्होंने कहा कि अपनी उंगलियों को इसी तरीके से करो, जबकि ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री उंगलियां ऐसे होती हैं, ये आपकी उंगलियां जो है ये 90 डिग्री हैं। तो इसी तरीके से जब आप करोगे तो इस पोजीशन में जो आपका अंगूठा है वो दिखाएगा फोर्स ऑन द कंडक्टर, थंब जो होगा, और फिर जो इंडेक्स फिंगर होगी वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा आप लोग देखें इंडेक्स फिंगर तो वो इस तरीके का है, मतलब नॉर्थ से साउथ। तो ये इंडेक्स फिंगर है हम लोग की, वो नॉर्थ से साउथ हम लोग को दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड। फिर जो मिडल फिंगर होगी वो दिखाएगी हम लोग को डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का डायरेक्शन वो दिखाएगी कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो ये हम लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में पता चला। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड है हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो सिर्फ पानी ऊपर ले जाने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो फैंस में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, सभी चीज़ों में यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोटर। और इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग और किस तरीके से ये वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसका स्कीमेटिक डायग्राम आप लोग याद रखें। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम, 2 बार मैग्नेट्स आप लोग लेकर आएँ, हॉर्स शू मैग्नेट जो बहुत ही भारी हों, और फिर दोनों को नॉर्थ और साउथ को ऐसे रख दें आप लोग। फिर बीच में आप लोग सोलेनॉइड मतलब कि कॉपर वायर का रेजिस्टिव कोटिंग बनाए रेक्टेंगल में, और फिर दोनों को जोड़ दें। बीच में आप लोग एक्सल रखें और फिर इलेक्ट्रिक करंट आप लोग ऑन करें तो आप लोग देखेंगे कि ये घूमने लगेगा, एक्सल घूमने लगेगा। तो ये जो आपका लूप है रेक्टेंगुलर कॉपर वायर का, ये भी घूमने लगेगा। इस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। और डेली हम लोग इसका यूज़ देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उसमें रेक्टेंगुलर लूप होता है कॉपर वायर का, जिसकी रेजिस्टिव कोटिंग होती है। यहाँ पे देखें तो ABCD आपको वही दिखा रहा है। टेक्स्ट बुक ओपन रखें आप लोग। और वो जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट्स के बीच में लगाया हुआ रहता है। और जो मैग्नेट्स होते हैं वो हॉर्स शू मैग्नेट की तरह होते हैं। और इस डायरेक्शन में जो AB और CD है, मतलब ये AB और ये CD आपका परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। और जो दोनों एंड्स है लूप के, मतलब ये और ये कनेक्टेड हैं स्प्लिट रिंग से, एक्स एंड वाई। और ये जो रिंग्स हैं इनका जो रेजिस्टिव कोटिंग होती है वो अंदर रेजिस्टिव कोटिंग होती हैं, एक्सल पे फिटेड रहते हैं। और स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स एंड
वाई, और जो आपका ई और एफ है वो है आपका कार्बन ब्रश। तो अभी हम लोग कार्बन ब्रश और मतलब जो जो इसमें लगता है वो हम लोगों ने देख लिया। अभी ये वर्क कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जैसा हम लोग फिगर में देख सकते हैं, तो करंट फ्लो होता है ब्रांच ए बी में। तो ये आपका ब्रांच ए बी है, तो करंट फ्लो होगा ए से लेके बी तक और फिर उसके बाद सी से लेके डी तक थ्रू द कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ। और जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से एक फोर्स एग्जर्ट हो जाता है ब्रांच ए बी में और उसको नीचे खींचता है। और जो करंट होता है सी डी ब्रांच में वो अपोजिट होता है ए बी के। ए बी में ऊपर जा रहा था, इसमें नीचे आएगा। इसके कारण अपोजिट करंट होने के कारण एक फोर्स आ जाता है ब्रांच सी डी में और जो लूप होता है वो रोटेट करने लगता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसी चलती है ऐसी, तो जो लूप होता है वो इस तरीके से रोटेट करता है। और उसके साथ साथ कौन रोटेट करेगा, एक्सल भी। और जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक्स और वाई जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं वो कांटेक्ट में आ जाती हैं कार्बन ब्रश के। मतलब ये एक्स है, ये वाई है। जब यहाँ पे इस तरीके से रोटेट हुए तो ई और एक्स एक साथ आ गए, वाई और एफ एक साथ आ गए। तो ये एक साथ आने के बाद तो उसके बाद क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद जब फोर्स आएगा कांटेक्ट में आने के बाद कार्बन ब्रश के, जो करंट होगा लूप में वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। मतलब डी सी बी ए, जब ये स्प्लिट रिंग्स कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में आई तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। पहले ए बी सी डी से जा रहा था, अभी डी सी बी ए से जा रहा है। इसके कारण फोर्स आया ब्रांच डी सी में और उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर गया। और ब्रांच ए बी जो था वो अब गया अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो लूप है इसी तरीके से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते रहता है। और इसके कारण जो करंट है लूप में वो रिवर्स हो जाता है हाफ रोटेशन के बाद और लूप कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से जब ये बार बार घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये था हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होती है जो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है एज इलेक्ट्रिक मोटर। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा है इसके बारे में। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं उसको ये पता करता है गैल्वेनोमीटर। तो अगर आप लोगों को गैल्वेनोमीटर का टेस्ट करना है तो एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसे आप लोग परफॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग, मतलब सर्किट को आप लोग कंप्लीट करो। मैग्नेट रखो एक, उसमें एक गैल्वेनोमीटर डालो और फिर मटेरियल्स उसमें रखो। और फिर उसके बाद कीप द बार मैग्नेट इरेक्ट इन सच अ वे दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज बिलो द कॉपर वायर। कॉपर वायर के नीचे रखो आप लोग मैग्नेट को और एकदम सीधा रखो। नाउ इफ द वायर इज केप्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में अगर आप लोग वायर को घुमाते रहोगे, मतलब ये आपका मैग्नेट है, ये आपका कॉपर वायर है, अगर कॉपर वायर को इसके ऊपर घुमाते रहोगे तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, मतलब फैराडे जो थे माइकल फैराडे, उन्होंने ऐसा लॉ निकाला था जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, मतलब दूसरे के अंदर चली जाएगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट था वो डिफ्लेक्ट हो गया, गैल्वेनोमीटर में आ गई इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर को हम लोग घुमाते गए तो जो बार मैग्नेट था उसमें आ गया, इंडक्ट हो गया, इंडक्शन हो गया वहाँ पे, और उसके कारण जो गैल्वेनोमीटर है वो पॉइंट करने लगा और मतलब उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट आ गई। तो इंडक्शन का मतलब अगर आप लोग एक करीब में रखोगे इन दोनों को तो एक जगह से दूसरी जगह करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आप लोग उसको हटा दोगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं दिखाएगा उसके बाद। अब फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ते हैं। इफ़ अ करंट इज स्विच्ड ऑन और ऑफ इन द सोलेनॉइड कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल such as induction is also observed when the current in the solenoid coil is increased or decreased। मतलब एक करंट को अगर हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं सोलेनॉइड कॉइल में, तो करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में। सोलेनॉइड कॉइल जो था उसके बाद जो एक कॉइल है, मतलब ये आपका सोलेनॉइड है और ये आपका कॉइल है। तो ये बैटरी से हम लोग सोलेनॉइड में करंट पास कर रहे हैं बट ये करीब में रखा हुआ है, तो इसके कारण इसमें करंट आ जाता है और जैसे ही करंट आएगा तुरंत आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा।
मतलब वो उसमें इंड्यूस्ड हो जाता है। तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट मूव असाइड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के सामने से जब थोड़ा सा मूव कर किया गया कॉइल को, तो उसमें करंट इंड्यूस हो गया, आ गया। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को समझ में आया कि जो मैग्नेटिक लाइंस है उस पर जब फोर्स पास करेंगे तो कॉइल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और करंट इंड्यूस हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, और जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब फिर से प्रॉब्लम आई कि भाई इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और मोशन ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर का जो मोशन है वो किस तरफ से किस तरफ है। तो इसके लिए आए हम लोग के फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें आप लोग दाहिना हाथ लो और फिर उसके बाद उसको एकदम परपेंडिकुलर रखो एक दूसरे के। इस पोजीशन में जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन कहाँ है मोशन ऑफ द कंडक्टर का, ये आपका थंब है। और फिर इंडेक्स फिंगर जो रहेगी वो इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर आपका दोनों में सेम है गाइस, तो आप लोग एक का याद रख लो, दोनों का याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थंब जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर दोनों का सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है उसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट था, इसमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट होगा। ये मेन डिफरेंसेस है, इसे आप लोग याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोग का लास्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर एक करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल इंटरवल में चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एसी। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो नॉन ऑसिलेटरी होता है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होता है। जैसा आप लोग डीसी देखें तो एकदम सीधा है, बट जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरीके का है। तो अल्टरनेटिंग करंट आप लोग देखें तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो ऊपर नीचे हो रही है। बट जो डायरेक्ट करंट है वो एकदम सीधा जा रहा है। तो डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, कैन बी स्टेबल और कैन रिड्यूस ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटरी। मतलब डायरेक्ट करंट को हम लोग कम ज़्यादा या फिर सेम रख सकते हैं, बट वो ऑसिलेटरी नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। इसको हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। जैसा आप लोग देखें तो डायरेक्ट करंट 1 था, 1 ही रह गया, बट जो अल्टरनेटिंग करंट है वो 0 -0.5 इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। तो जैसा फिगर में दिखाया गया है 4.19 में, जो डीसी करंट है आप लोग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे स्टेबल हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हुआ, और इस तरीके से डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है, आप लोग देखें तो उसका डायरेक्शन इसी तरीके का है। बट जो अल्टरनेटिंग करंट है कभी ऐसा जाएगा कभी वैसा जाएगा, तो ये डिफरेंस होता है। तो इन इंडिया इन द पावर स्टेशन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, 1 साइकिल चेंजेस इन 1/50 सेकंड्स। मतलब कि इंडिया में पावर स्टेशन जहाँ पे होता है तो 1/50 सेकंड्स में उसकी जो साइकिल होती है वो चेंज होते रहता है। तो इसके कारण जो एसी का फ्रीक्वेंसी है वो रहता है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड। तो ये आप लोग याद रखें, मार्च 2020 में आ चुका है ट्रू फॉल्स के लिए, उसमें लिखा था द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज़ 50 हर्ट्ज। तो ट्रू लिख के आया हूँ मैं, हो सकता है आप लोगों ने भी राइट लिखा हो। When the electric power is transmitted over a long distance, it is beneficial to have it in a AC form as it results into minimum power loss during transmission। तो AC का क्या बेनिफिट होता है कि जब ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है, तो उसमें बहुत ही कम पावर लॉस होता है ट्रांसफॉर्मिंग में। और जो होम पे हो, मतलब होम सप्लाईज ऑफ, मतलब हमारे घर पे जो करंट आता है जिससे हम लोग रहते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। AC DC में फ़र्क क्या है कि जैसे हम लोग घर पे अगर टीवी का वायर लगा रहे हैं तो वायर को अगर हम लोग सीधा लगाएंगे तो भी करंट फ्लो होगा, उल्टा लगाएंगे तो भी करंट फ्लो होगा। पर जो डीसी होता है उसका एक फ़िक्स डायरेक्शन होता है, अगर उस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सप्लोजिव हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है AC जनरेटर, एक होता है DC जनरेटर। तो जैसा जनरेटर आप लोग जानते होंगे, गांव में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। तो AC जनरेटर जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, DC जनरेटर जो होता है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, बट ये ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, मतलब उसका वाइस वर्सा। तो ये जो डिवाइस होगी ये मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब AC करंट लिखना है तो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़ कॉल्ड एज AC जनरेटर। DC जनरेटर लिखना है तो इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट इज़ कॉल्ड एज DC जनरेटर। तो इस तरीके से डेफिनेशंस आप लोग लिख सकते हैं, आपको नोट्स में मिलेगा।
अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से जो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो नॉर्थ से साउथ में था इसका डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोग कॉपर वायर बीच में रखो और आजू बाजू मैग्नेट रखो, ये आपका मैग्नेट है, ये आपका कॉपर वायर है, और कॉपर वायर को आप लोग घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। उसके बाद जो मैग्नेट होगा उसका करंट इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेट में। मैग्नेट का जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा इसमें, और इंड्यूस होने के बाद गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा और आपको करंट दिखेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें भी वही सामग्री लगेगी जो उसमें लगी थी, बस फ़र्क क्या होगा कि इसमें बैटरी नहीं यूज़ होगी, बैटरी की जगह यूज होगा गैल्वेनोमीटर, और बाकी कार्बन ब्रशेस सेम रहेंगे। तो उसके बाद स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस इसमें यूज़ होंगे। तो सबसे पहले कॉपर को वायर जो कॉइल रहेगा वो ABCD डिस्टेंस में घूमेगा, और उसके कारण जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा ब्रांच AB और ब्रांच CD में। क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल वही था कि एक फोर्स एग्जर्ट हो जाता है सामने वाले पे, A से B की तरफ रहेगा, C से D की तरफ रहेगा। डायरेक्शन आप लोग दिखाना ना भूलें। और फिर उसके बाद जो करंट फ्लो होगा वो पहली बार B2 से B1 की तरफ फ्लो होगा, और दूसरी बार B1 से B2 की तरफ फ्लो होगा। और इस तरीके से एक बार अपोजिट होगा, एक बार सीधे होगा, अपोजिट होगा सीधे होगा, और अपोजिट सीधे मतलब ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। और लगातार घूमने की वजह से यहाँ पे हाफ रोटेशन के बाद ये लगातार घूमते जाएगा, जिसके कारण जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग गाँव में पहले जनरेटर को थोड़ा घुमाते हैं, घुमाने के बाद वो खुद घूमने लगता है। वो थोड़ा सा जब हम लोग घुमाते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देती है। और आजकल वैसे हॉट शू मैग्नेट को नहीं यूज़ करते, इतना बड़ा बड़ा मैग्नेट हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल जो यूज़ में आते हैं वो होते हैं ये, इस तरीके से मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। 2 जगह पर कार्डबोर्ड रखा जाता है, तो इससे सस्ते में काम हो जाता है, बट ईजी वही होता है मैग्नेट वाला। तो इस तरीके से DC करंट को हम लोग जनरेट करते हैं। तो पहली बार जो करंट फ्लो होता है वो B2 से B1 में होता है गैल्वेनोमीटर के साथ साथ। फिर उसके बाद एक कॉइल जब कई टर्न ले लेता है तो उसके बाद हाफ रोटेशन के बाद ब्रांच AB जो होता है, अभी हाफ रोटेशन हुई तो ब्रांच AB गया CD की जगह, CD आया AB की जगह, मतलब हाफ रोटेशन के बाद। तो इसके बाद जो करंट फ्लो होगा वो DCBA के डायरेक्शन में होगा, और जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट होगा वो इंड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो ब्रांच AB है वो कांटेक्ट में है B1 के साथ, और जो ब्रांच CD है वो कांटेक्ट में है CD के साथ, B2 के साथ। तो इसके कारण ये बार बार जब रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग एक देखें ये और एक यहाँ पे, तो ये जो बार बार रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये था हम लोग का 4th चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीट चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही।